हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम क्लास 9 के अध्याय 6 यानी कि उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। हमने जो है लास्ट वाले जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि जितने भी जीवित प्राणी हैं या पौधे हैं वो किसके बने होते हैं? कोशिकाओं के बने होते हैं। तो इसमें से देखिए, जैसे जैसे मैं इसे समझा रही हूँ तो आप ध्यान से सुनते जाओ। बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस जो है आपके यहीं से ही तैयार हो जाएंगे। ठीक है। एक कोशिका जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है, जो मतलब एक कोशिका वाले जीव होते हैं, उनके सभी कार्य एक कोशिका ही करती है। जैसे कि अमीबा में एक कोशिका वो गति भी करती है, भोजन लेने की क्रिया भी करती है, गैसीय विनिमय मतलब गैसों का आदान प्रदान भी उसी में से ही होता है, और उत्सर्जन क्रिया भी एक कोशिका में से ही होती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। जो बहुकोशिकीय जीव मतलब कि जो बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं, उनके अंदर लाखों कोशिकाएं होती हैं, और इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती हैं। मतलब कि बहुत सारी जो कोशिकाएं होती हैं वो कुछ खास काम करने के लिए ही जो है बनी हुई होती हैं। तो कुछ मतलब अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं, और वो कोशिकाएं जो है एक पर्टिकुलर काम ही, एक खास काम ही करने के लिए बनी होती हैं। तो अब हमने पहले देखा कि जो एक कोशिकीय जीव था उसमें एक कोशिका ही सारे जो भी उसमें भोजन लेने की क्रिया है, गैसों का आदान प्रदान है, उत्सर्जन है, श्वसन है, ये सारे जो है एक कोशिका ही करती थी उसमें। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव है उसमें लाखों कोशिकाएं होती हैं, और वो अलग जो हर एक कोशिका जो है वो जो अलग अलग कार्य करने के लिए सक्षम होती है। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है, और उसके लिए कोई जो खास कार्य होते हैं वो खास जो है समूह कोशिकाओं का होता है, वो ही करता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य की को ही अति दक्षता पूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्य में पेशीय कोशिका फैलती और सिकुड़ती है, जिससे गति होती है। जो मानव होते हैं, मनुष्य हैं, जैसे कि हम लोग हैं, हमारे में जो पेशीय कोशिका होती है वो फैलती है, फिर सिकुड़ती है, फिर फैलती है, फिर सिकुड़ती है, और इसी से ही जो है हमारे में गति होती है। तंत्रिका कोशिका क्या करती हैं? संदेशों का वाहक होती हैं। मतलब वो संदेश जो है पहुंचाती हैं शरीर के विभिन्न भागों में। ठीक है। रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। रक्त क्या करता है? ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों को लेकर जाता है। पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। ठीक है। तो जैसे कि अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि मानव में जो है जो पेशीय कोशिका होती है वो गति के लिए काम आती है। तंत्रिका कोशिका का क्या काम होता है? वो संदेशों को भेजती है। रक्त क्या करता है? ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों को लेकर जाता है, वहन करता है उनका। और पौधों में क्या होता है? ये जो भोजन और पानी जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है? वहाँ पे वाहक नलियाँ होती हैं, उनसे जो है वो भोजन पौधे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। अतः बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह से के कार्य में संपन्न करने के लिए दक्ष होती हैं, सदैव एक समूह में होती हैं। तो जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें क्या होता है? श्रम विभाजन होता है कि जितना भी काम होता है वो अलग अलग कोशिकाओं में बांट दिया जाता है। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाएगा। कि मतलब हमारे शरीर के अंदर जो कोई खास काम होता है वो एक निश्चित जगह पर ही होगा, और एक निश्चित कोशिकाएं ही वो वाला काम जो है वो करेंगी।
कोशिकाओं का यह समूह उत्तक कहलाता है। तो जो कोशिकाओं का वो जो ग्रुप होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। तो ये आपकी परिभाषा भी होगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन उसमें एमसीक्यू में भी आ सकता है कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो हमें मालूम है कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ये उत्तक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रक्त, फ्लोएम तथा पेशी उत्तक के उदाहरण हैं। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक उत्तक का निर्माण करती हैं। तो उत्तक क्या होता है? वो एक कोशिकाओं का समूह है जिनकी आकृति कैसी होती है? एक समान होती है और वह किसी कार्य को एक साथ संपन्न करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या पौधे तथा जंतु एक ही प्रकार के उत्तक से बने होते हैं? कि हम कहते हैं कि जंतुओं में भी उत्तक हैं और पौधों में भी उत्तक हैं, तो क्या उन दोनों के उत्तक एक जैसे ही हैं? आइए हम विभिन्न उत्तकों की संरचना तथा उसके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधे तथा जंतुओं की संरचना समान होती है? क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? क्या हमारी और पौधों की रचना बताइए समान है? नहीं समान ना। और हम क्या दोनों एक जैसे ही काम करते हैं? नहीं, हम दोनों जो है जंतु और पौधे जो है वो एक जैसा काम नहीं करते। तो जब दोनों अलग अलग काम करते हैं तो नेचुरल है कि उनके जो उत्तक भी होंगे वो अलग अलग तरह के होंगे। दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते। ठीक है, जो पौधे होते हैं उनमें गति नहीं होती और उन्हें सीधा खड़ा होना होता है, अतः उन्हें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले उत्तक चाहिए। वो चलते नहीं हैं, गति नहीं करते, लेकिन वो क्या होता है? सीधे खड़े रहते हैं। अब सीधा खड़े रहते हैं तो उनको किसी सहारे की आवश्यकता होती है, तो उनको जो है ऐसे उत्तक चाहिए जो उनको सहारा दे सके। ये सहारा प्रदान करने वाले उत्तक प्राय मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। तो सहारा देने वाले, अब यहाँ पे कौन सहारा देने वाले जो उत्तक हैं वो किन कोशिकाओं से बने होते हैं? मृत कोशिकाओं। तो आप देखो बीच बीच में से बहुत सारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी आपके तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए आपने अपनी एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है बेटा वो अच्छी तरह से करके पढ़नी है और समझनी है उसको। दूसरी ओर जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। तो जो मनुष्य होता है या जंतु होते हैं वो क्या करते हैं? अपने भोजन के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपयोग करते हैं। जंतुओं के अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं। तो जंतु जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान अपने भोजन ढूंढने के लिए जाते हैं, तो इसका उनके जो है उनकी ऊर्जा भी जो है वो ज़्यादा खर्च होती है। पौधा तो एक ही जगह खड़ा रहता है और जंतु और मनुष्य जो है वो क्या होते हैं? वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन के लिए इधर उधर घूमते हैं, तो उनकी ऊर्जा जो है वो ज़्यादा खर्च होती है। ठीक है, तो और जंतुओं के अधिकांश उत्तक जो होते हैं जीवित होते हैं, जबकि पौधों में जो सहारा प्रदान करने वाले उत्तक थे वो कैसे होते थे? मृत होते थे। जंतु तथा पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। तो पौधे की वृद्धि जो है वो कुछ क्षेत्रों में होती है। ठीक है, वो ज़्यादातर कहाँ जाता है? लंबाई की तरफ जाता है। और पौधों के कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे उत्तक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। उत्तकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के उत्तकों का वर्गीकरण किया जाता है। कि पौधे में जो होता है उनके जो उत्तक होते हैं उनमें विभाजन क्षमता होती है, कि वो विभाजित होने की क्षमता उनमें होती है, तो वो मतलब वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो उसके आधार पर ही पौधे के जो उत्तक हैं उसको हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, वृद्धि तथा विभज्योत्तक तथा स्थायी उत्तक। तो दो तरह के उत्तक हैं। एक तो है वृद्धि या जिसको हम विभज्योत्तक उत्तक बोलते हैं, और दूसरा है स्थायी उत्तक। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है, अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों में कोई निश्चित सीमा
नहीं होती। अंगों तथा अंग तंत्रों को का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अधिक विशिष्ट तथा सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों में जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। ठीक है, कैसे? विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में संरचनात्मक संगठन एक और पौधों के गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। ठीक है, जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम उत्तक की अवधारणा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? पहले पादप उत्तक। पादप उत्तक कौन कौन से होते हैं? पहला होता है विभज्योत्तक उत्तक। तो यहाँ पे देखिए, प्याज के मूल में वृद्धि। हमने क्या किया? प्याज को हमने जिसकी जड़, जहाँ जड़े जड़े निकली होती हैं, उसको हमने पानी में डिप करके रख दिया, डुबो के रख दिया, और थोड़े दिनों के बाद हम देखते हैं कि उसमें से जो मूल है वो ग्रो कर जाते हैं, उनमें जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, वृद्धि हो जाती है उनमें। तो ये कैसे है? यहाँ पे हमने ये देखिए पूरा क्रियाकलाप दिया हुआ है। 2 शीशे के जार लेते हैं और उनमें पानी भर देते हैं। अब 2 प्याज लेते हैं और दोनों जारों पर एक एक प्याज रख देते हैं, जैसा कि चित्र 6.1 में दिखाया गया। यहाँ पे दिखाया गया ना, दोनों जार ले लिया हमने। कुछ दिनों तक दोनों प्याजों की मूलों की लंबाई को मापते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे दिनों में मूलों की लंबाई को माप लेते हैं। मतलब हमने पहले दिन उसकी जड़ों को, मूलों को नाप लिया, दूसरे दिन भी नाप लिया और तीसरे दिन भी नाप लिया। दूसरे जार में रखी प्याज की मूल को चौथे दिन 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं। इसके बाद दोनों जार में रखी प्याज की मूलों की लंबाइयों का 5 दिनों तक निरीक्षण करें और उनमें हुई प्रत्येक दिन की वृद्धि की माप को नीचे दी गई तालिका में लिखें। ठीक है, तो ये आपने क्रियाकलाप घर पे भी करना है। आपने जैसे ये बताया गया है वैसे ही करना है, और यहाँ पे अपनी जो है प्रेक्षण जो है लिखने हैं। आपने जो जो आप ऑब्जर्व करोगे वो यहाँ पे लिखना है। फिर ऊपर के निरीक्षण को देखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। फिर यहाँ पे जो आपके प्रेक्षण आएंगे, आपने ये वाले जो है उत्तर उसमें देने हैं। ठीक है, अब देखिए, पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। मतलब पौधे में ये नहीं है कि हर जगह वृद्धि होती है, कुछ खास क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पौधों की जो है वृद्धि होती है। ऐसा विभाजित उत्तकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है, क्योंकि वहाँ पे कौन से उत्तक पाए जाते हैं? विभाजित उत्तक पाए जाते हैं। ऐसे उत्तकों को विभज्योत्तक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहा जाता है। तो ठीक है, उन उत्तकों को हम क्या बोलते हैं? विभज्योत्तक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये विभज्योत्तक किस भाग में स्थित हैं? विभज्योत्तक की उपस्थिति वाले क्षेत्र के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, कैम्बियम तथा अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। अब वो विभज्योत्तक उत्तक जो हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, उसके हिसाब से उनको शीर्षस्थ, कैम्बियम या अंतर्विष्ट भागों में बांटा जाता है। ठीक है, विभज्योत्तक के द्वारा तैयार नई कोशिका प्रारंभ में विभज्योत्तक की तरह होती है, लेकिन जैसे ही यह बढ़ती और परिपक्व होती है, इसके गुणों के धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे उत्तकों के घटकों के रूप में विभाजित होती है। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो है किसी पौधे में विभज्योत्तक की स्थिति, तो अभी जो आपने पढ़ा है इस डायग्राम को आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर टिप पे कौन से हैं? शीर्षस्थ विभज्योत्तक, फिर आता है अंतर्विष्ट विभज्योत्तक और फिर आता है पार्श्व विभज्योत्तक। ठीक है, अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे और इनके कार्य जो है वो देखेंगे क्या क्या कार्य हैं। प्ररोह के शीर्षस्थ विभज्योत्तक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में
विद्यमान होते हैं तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, ये वाला जो विभज्योतक है ये कहाँ होता है? जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में, मतलब जड़ों में नीचे यहाँ पे, और यहाँ पे जहाँ वृद्धि होती, जहाँ से पौधा जो है ऊपर की ओर बढ़ता है, वहाँ पे ये शीर्षस्थ विभज्योतक जो है वो पाए जाते हैं। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योतक कैम्बियम के कारण होती है। आप देखते हो कि जब पौधा छोटा होता है तो उसका तना जो है वो पतला होता है। जैसे जैसे पौधा जो है बड़ा होता जाता है, उसका जो तना है वो क्या होता है? वो मोटा होता जाता है, मतलब उसकी परिधि जो है वो उसमें वृद्धि होती है। तो वो किस के कारण होती है? पार्श्व विभज्योतक, या जिसको हम कैम्बियम बोलते हैं, उसके कारण होती है। तो पार्श्व विभज्योतक क्या काम करता है? यह तने की परिधि या मूल में वृद्धि करता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, यहाँ देखिए इधर, अंतर्विष्ट विभज्योतक कुछ पौधों में पर्व संधियों के पास होते हैं। अंतर्विष्ट कौन से? ये वाले। ये कहाँ होते हैं? पौधों की पर्व संधियों के जो है वो पास होते हैं। विभज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, ठीक है, जो विभज्योतक होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? सॉरी, आपका ये वाला रह गया। अंतर्विष्ट विभज्योतक कहाँ होते हैं? पर्व संधि। ये जो पर्व है ना, जहाँ पे ये संधि आती है, यहाँ पे जो है वो ये क्या कहते हैं, अंतर्विष्ट विभज्योतक जो उत्तक होते हैं वो पाए जाते हैं। विभज्योतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती है? बहुत क्रियाशील होती हैं। इनके पास कोशिका द्रव्य भी ज़्यादा होता है, पतली कोशिका भित्ति होती है और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। इनके पास रसधानी नहीं होती। ठीक है, फिर आ जाता है स्थायी उत्तक। पहले हमने कौन सा पढ़ा था? विभज्योतक उत्तक। अब हम पढ़ेंगे स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक में देखिए, विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है? ये एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं। विभज्योतक जो है उसके द्वारा जो कोशिकाएं बनती हैं वो क्या करती हैं? एक खास काम करती हैं और विभाजित होने की शक्ति जो है वो उनकी ख़त्म हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। मतलब जब विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं एक खास कार्य जो करती हैं और जब वो करते करते उनकी आगे विभाजित होने की शक्ति खत्म हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है? स्थायी उत्तक का निर्माण होता है। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। तो ये हो गए विभेदीकरण की, यहाँ से ये डेफिनेशन हो गई आपकी। ठीक है, कि एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभज्योतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के, यहाँ देखिए, हाँ जी, यहाँ पे देखिए, विशिष्ट प्रकार के स्थायी उत्तक को विकसित करती है। जो विभज्योतक होता है उसकी जो कोशिकाएं होती हैं विशिष्टीकृत होकर वो अलग अलग प्रकार के स्थायी उत्तक का जो है विकास करती है। कौन कौन से? यहाँ पे देखो, ये तने का सेक्शन हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसके आपको ये पार्ट्स जो हैं, ठीक है, यहाँ पे एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये सारे पार्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये आपने अच्छी तरह से देख लेने हैं। और यहाँ पे ये संवहन बंडल है, क्यूटिकल है, ठीक है, ये सारे पार्ट्स, ट्राइकोम, ये सारे जो है आपने अच्छी तरह से देख लेने। ठीक है, यहाँ पे अब क्रियाकलाप है। एक पौधे के तने को लीजिए और अपने शिक्षक की सहायता से उसके पतले सेक्शन काटिए। पौधे का तना लिया और उसको हमने पतला सा जो है वो काट लेना है। अब इस सभी सेक्शन को सैफ्रनिन से रंजित करें।
मतलब हमने वो जो पतला सा पोर्शन ले लिया था ना तने का, उसके ऊपर उसको हमने रख के उसके ऊपर हमने क्या डालना है, सेफ्रोनिन का सॉल्यूशन डालना है। एक अच्छे से कटे हुए सेक्शन को स्लाइड पर रखें और उस पर ग्लिसरीन की एक बूंद डालें। ठीक है, पहले हमने क्या किया था कि हमने जो एक पतला सा तने का पतला सा जो स्लाइस लिया था उसको हमने सेफ्रोनिन में पहले डिप कर दिया। फिर हमने एक वो जो अच्छा सा कटा हुआ सेक्शन था उसको स्लाइड पे रखा और उसमें एक ग्लिसरीन की बूंद डाल दी और फिर उसको कवर स्लिप से ढक देंगे। स्लाइड का निरीक्षण सूक्ष्मदर्शी में करेंगे। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करें और उनके विन्यास को देखें। चित्र 6.3 में इसकी तुलना करें। ये देखिए यहाँ पे जब हम वो माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें इस तरह का चित्र जो है वो नज़र आएगा। अब नीचे दिए गए प्रश्नों पर विचार करें। क्या सभी कोशिकाओं की संरचना समान है? कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है? क्या हम उन कारणों पर विचार कर सकते हैं कि कोशिका के इतने प्रकार क्यों हैं? ठीक है, तो हम ये सब आगे पढ़ेंगे। अब देखिए आगे नेक्स्ट है सरल स्थायी उत्तक। ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिसे सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। तो यहाँ पे आपका एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की परतों को क्या कहते हैं, तो वो क्या बोलते हैं उनको, सरल स्थायी उत्तक। पैरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है। ठीक है, यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। पैरेन्काइमा किसका बना होता है? पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। और ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? जीवित होती हैं और बंधन मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार के उत्तक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, चित्र 6.4 ए ये उत्तक प्राय भोजन का भंडारण। यहाँ पे ये देखो 6.4 ए में पैरेन्काइमा दिखाया है, बी में कोलेनकाइमा दिखाया। तो इसके बीच में यहाँ पे ये देखो रिक्त स्थान है और यहाँ पे क्या होता है? भोजन का भंडारण होता है इन उत्तकों में। ठीक है, इसके बाद देखिए ये उत्तक प्राय भोजन का भंडारण करते हैं। कुछ पैरेन्काइमा उत्तक में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। कुछ पैरेन्काइमा उत्तक जो होते हैं उनमें वो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट होता है तो इसका मतलब उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। स्थितियों में इन उत्तकों को कोलेनकाइमा कहा जाता है। क्लोरेनकाइमा, ये क्लोरेनकाइमा मतलब हरित उत्तक कहा जाता है। ठीक है, जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं जिसके कारण ये जल में उतराती है। जो जलीय पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, जो पैरेन्काइमा की कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में हवा भरी होती है। ठीक है, हवा के बहुत कैविटीज़ होती हैं जिनमें हवा भरी होती है जिसके कारण वो जल के ऊपर तैरती रहती हैं। इस प्रकार के पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। तो एरेन्काइमा किसे कहते हैं? जो जलीय पौधों में, ठीक है, उनकी कोशिकाओं के बीच में जो हवा होती है, हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं जिसके कारण वो जल में तैरती रहती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे पैरेन्काइमा को हम क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा। ठीक है, पौधे में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी उत्तक कोलेनकाइमा के कारण होता है। एरेन्काइमा के कारण आपने देखा कि वो जलीय पौधे जो है जल में तैरते रहते हैं। और इसके बाद कोलेनकाइमा से क्या होता है? पौधों को लचीलापन जो है वो मिलता है। ठीक है, किसके कारण मिलता है? कोलेनकाइमा के कारण। यह पौधे के विभिन्न भागों, पत्ती, तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। आप देखते हो कितनी भी हवा आ जाती है लेकिन जो पत्तियां हैं या टहनियां हैं कई बार वो नहीं टूटती। ठीक है, झुक जाती हैं लेकिन वो टूटती नहीं है। तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो उत्तक है कोलेनकाइमा वो उनको लचीलापन प्रदान करता है। यह पौधे को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है।
अतः हम उत्तक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में पा सकते हैं। तो ये पौधे को क्या करता है, उसको सहारा भी देता है और उत्तक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत, ये कहाँ पाया जाता है, एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में पाया जाता है। इस उत्तक की कोशिकाएं कैसी होती हैं, जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। यहाँ पे ये देखिए, ये वाला, यहाँ पे देखो कोशिकाओं के बीच में सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, इनके बीच में बहुत ही कम स्थान जो है वो खाली है। ठीक है। एक अन्य प्रकार का उत्तक स्क्लेरेन्काइमा होता है। ये क्या करता है, यह उत्तक पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है। हमें नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा है, वह स्क्लेरेन्काइमा उत्तक से बना होता है। तो इसमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्क्लेरेन्काइमा उत्तक का उदाहरण दो। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको पता ही होगा कि ये नारियल के रेशे में जो है वो स्क्लेरेन्काइमा उत्तक पाया जाता है। इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इस उत्तक की भित्ति जो है वो लिग्निन के कारण मोटी होती है। तो ये जो उत्तक है स्क्लेरेन्काइमा, इसकी जो है वो कोशिकाएं कैसी होती हैं, मरी हुई होती हैं, मृत होती हैं और आकार में कैसी होती हैं, लंबी और पतली। और क्यों होती हैं ऐसी, क्योंकि ये जो उत्तक की भित्ति लिग्निन जो है उसके कारण मोटी होती है। ये भित्तियां प्राय इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता। ठीक है। अब यहाँ देखिए चित्र 6.4c। यह उत्तक तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों की शिराओं के साथ में तथा बीजों के और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। स्क्लेरेन्काइमा कहाँ उपस्थित होता है, संवहन बंडल के पास, पत्तों की शिराओं में, बीजों और फलों में और कठोर छिलकों में जो है वो पाया जाता है। ये पौधे के भागों को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ देखिए, रियो की ताज़ा तोड़ी हुई पत्ती लीजिए, इसे दबाव लगाकर इस तरह तोड़िए कि पत्ती का छिलका अलग निकल आए। आपने पत्ती को जो है दबाना है और दबा के इस तरह से तोड़ना है कि पत्ती का छिलका जो है वो अलग हो जाए। इस छिलके को अलग करके जल से भरी हुई पेट्री डिश में रखें। कुछ बूंदे सैफ्रनिन विलियन की डालिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, कुछ समय बाद छिलके को स्लाइड पर रख कर देखिए और इसे धीरे से कवर स्लिप से ढकें। इसका सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करें। तो हम सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो हमें इस तरह की जो है वो नज़र आएगा दृश्य। ठीक है। यहाँ पे स्टोमेटा भी हैं, रक्षी कोशिकाएं भी दिखाई गई हैं, एपिडर्मी कोशिका भी है। ठीक है। तो ये सारा आपको सूक्ष्मदर्शी में देखने को मिलेगा। जो आप देख रहे हैं ये कोशिका की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस प्रायः कोशिकाओं के एक परत की बनी होती है। ठीक है। कोशिका की जो सबसे बाहरी परत है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस जो है कोशिकाओं की एक परत से बनती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस मोटी होती है। जो मतलब गर्म, जहाँ ज़्यादा पानी जल नहीं होता, वहाँ पे जो एपिडर्मिस होता है वो कैसा होता है, मोटी होती है परत उसकी, जो जल के क्षय से बचाव हेतु महत्वपूर्ण है। तो मोटी परत एपिडर्मिस मोटा होता है तो वो क्या करता है, ज़्यादा जल को वाष्पीकृत होने से बचाता है। मतलब पानी, पौधे में से ज़्यादा पानी जो है वो वाष्पीकृत नहीं होने देता। पौधे की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। जो एपिडर्मिस है वो पौधे को पूरी तरह से ढक के रखता है। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मिस का क्या काम है, वो पौधे को ढक के रखती है, सभी भागों की रक्षा करती है। और एपिडर्मल कोशिका पौधे को
बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। तो यहाँ पे क्या है कि वो क्या करती है, एक मोम जैसी, पौधे के बाहर की जो सतह होती है ना, वहाँ पे मोम जैसी परत बना देती है और यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधे की रक्षा करती है। तो जो एपिडर्मिस होती है वो क्या करती है, वो एक तो पानी का ज़्यादा जो है नुकसान नहीं होने देती, वाष्पीकरण नहीं होने देती ज़्यादा जल का, और इसके अलावा कोई बाहर से उसको कोई चोट लगने से बचाती है और एक कवक की तरह जो है वो पौधे की रक्षा करती है। क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करना है, अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के आच्छिन्न परत बनाती हैं। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। ज़्यादातर क्या होती हैं, एपिडर्मल कोशिकाएं चपटी होती हैं और उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। आपने पत्ती में देखा होगा कि हमें छोटे छोटे छिद्र नज़र आते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा के दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। रक्षी कोशिकाएं कौन सी हैं, दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं होती हैं जो स्टोमेटा को घेरे रहती हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के रूप में पानी का निकलना की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होती है, कि स्टोमेटा में ही क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है वो होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं, कि जो जड़ों में जो एपिडर्मल कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, पानी को ज़मीन से सोखती हैं। साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह जो है वो बढ़ जाती है और उनकी पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ज़मीन है, ज़मीन के नीचे वो है, ये जड़ें हैं, ठीक है। अब जड़ों के अंदर जो है ऐसे बाल होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो जब बाल, यहाँ पे ये जो रोम होते हैं, इससे क्या होता है, पानी, अगर खाली बाल नहीं होंगे तो खाली यहाँ पे जो है वो पानी सोखा जाएगा, लेकिन जब बाल हैं तो यहाँ पे भी पानी सोखा जाएगा, यहाँ पे भी पानी सोखा जाएगा, इधर भी। तो इसलिए उनका सतह जो है वो, क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है, सतह जो है वो बढ़ जाती है। तो पानी सोखने की क्षमता में भी क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। मरुस्थलीय पौधों को बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन, एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। क्या हम इसका कारण सोच सकते हैं कि जो मरुस्थल में पौधे होते हैं, मरुस्थल में क्या होता है, पानी बहुत कम होता है, तो उनके जो बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में एक क्यूटिन का लेप होता है, एक मोम की तरह का पदार्थ होता है जिससे वो ढकी होती हैं। तो उससे क्या होता है कि जब वो मोम जैसा पदार्थ होता है जो उसको एपिडर्मिस को ढक के रखता है, इससे क्या होता है, पानी का वाष्पीकरण जो है वो ज़्यादा नहीं होता और पौधे में से जल का जो है वो नुकसान नहीं होता। क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने की बाह्य परत से भिन्न होती है? जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है, उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। जैसे जैसे जो पेड़ जो है उसकी आयु जो है वो उसमें बढ़ती जाती है, वृद्धि होती है उसकी आयु में, तो उसकी जो बाहर के जो ऊतक होते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ बदलाव आता है। द्वितीयक विभज्योतक की एक पट्टी जो कॉर्टेक्स में होती है, कॉर्क नामक कोशिकाओं की परत को बनाती है। इन छालों की नलिकाएं मृत होती हैं। ये जो बाहर की जो वो बनाती है ना, कॉर्क नामक कोशिकाएं, वो कैसी होती है, उनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, मृत होती हैं, और ये बिना अंतःकोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती हैं। ठीक, इनकी भित्ति पर सुबरिन नामक पदार्थ होता है जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद्य बनाता है। जो सुबरिन पदार्थ है वो क्या करता है, उनसे इसकी छाल को जो है हवा और पानी का कोई असर नहीं होता। इसके बाद आ जाते हैं जटिल स्थायी ऊतक। अब हम एक
ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार करेंगे। तो कौन कौन से हैं यहाँ देखिए। विचार कर चुके हैं, जो एक ही तरह के दिखाई देते हैं। ऐसे ऊतकों को साधारण स्थायी ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के स्थायी ऊतक को जटिल, अभी हमने तो सरल स्थायी ऊतक पढ़े थे, अब हम कौन से पढ़ेंगे, जटिल ऊतक। जटिल ऊतक जो है एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जो सरल स्थायी ऊतक थे वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते थे, लेकिन जो जटिल स्थायी ऊतक है वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह काम करते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो है वो जटिल ऊतक के उदाहरण हैं। ये भी एमसीक्यू में आपके आ सकता है कि जटिल ऊतकों के उदाहरण बताओ, तो ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। तो आपको मालूम होना चाहिए जटिल ऊतक के उदाहरण कौन कौन से हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। ठीक है। जाइलम और फ्लोएम को हम जटिल ऊतक तो हैं ही हैं, इनको हम संवहन ऊतक भी कहते हैं और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन बंडल का निर्माण कैसे होता है, जाइलम और फ्लोएम के मिलने से। संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। तो संवहन होता है जल का और अन्य पदार्थों का जो संवहन होता है वो कौन से ऊतकों से होता है, जाइलम और फ्लोएम से। तने का एक भाग दिखाया गया है चित्र 6.3 में। क्या हम संवहन बंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए 6.3 में तने का एक भाग दिखाया गया था, पीछे देखिए चित्र। ये देखिए यहाँ पे हमें एक तने का ये भाग यहाँ पे दिखाया गया है और इसके, ठीक है। तो अब आगे इसमें पढ़ते हैं। यहाँ देखिए जाइलम ट्रैकीड वाहिका जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर रेशे से मिलकर बना होता है। ठीक है। जाइलम ट्रैकीड वाहिका जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। ट्रैकीड एवं वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनमें क्या पाई जाती है, परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। ट्रैकीड और वाहिकाओं की संरचना कैसी होती है, नलिकाकार होती है, नाली टाइप होती है, वो पाइप की टाइप होती है। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। पैरेन्काइमा का क्या काम है, वो भोजन को इकट्ठा करता है। और जाइलम जो है, जाइलम फाइबर मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं। फ्लोएम 5 प्रकार के अवयवों चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे ये देखिए जो फ्लोएम है वो किससे बना होता है, 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशों से मिलकर बना होता है। चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती है। ये बेटा आपको सारा याद करना पड़ेगा। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम रेशे को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। तो जाइलम का काम क्या होता है कि वो मिट्टी से जल और खनिज लवण जो है वो लेकर कहाँ पहुंचाता है, पत्तियों में। पत्तियां क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं और जब वो भोजन बन जाता है तो फ्लोएम क्या करता है, उस भोजन को पौधे के हर एक भाग में पहुंचाता है। ठीक है।
फिर आ जाता है इसके बाद, अभी हमने तो पढ़ा था ना पहले पादप उत्तक, अब हम पढ़ेंगे जंतु उत्तक के बारे में। तो जंतु उत्तक में देखिए, जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। तो पेशीय कोशिकाएं कौन सी होती हैं? जो हमारे शरीर में गति करने में मदद करती हैं। जैसे हम सांस लेते हैं तो आप महसूस करो, जब आप सांस लेते हो तो आपकी छाती जो है वो उसमें क्या होती है, गति सी महसूस करोगे कि कभी वो आपकी छाती फूल जाती है और कभी वो अंदर की तरफ हो जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, फूल जाती है, जब छोड़ते हैं तो वो अंदर की तरफ हो जाती है। तो ये जो गति हो रही है किसके कारण होती है? पेशीय कोशिकाओं के कारण गति होती है। ठीक है, तो पेशीय कोशिकाएं हमारी यहाँ आमाशय में भी होती हैं। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए चित्र 6.8, इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है। तो ये जब ये कोशिकाएं जब फैलती हैं और सिकुड़ती हैं तो क्या होता है, हमें गति जो है वो मिलती है। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है? फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है और रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या ले रहे हैं? अंदर ऑक्सीजन ले रहे हैं। अब वो ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है, जब हमारे अंदर जाती है तो जो हमारे फेफड़े हैं उसको क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं उस ऑक्सीजन को और उसको रक्त में मिला देते हैं, और वो रक्त जो है वो सारे शरीर की कोशिकाओं तक वो ऑक्सीजन लेके जाता है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देता है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। रक्त जो है वो क्या करता है, अलग अलग पदार्थों को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। रक्त का क्या कार्य है? वो भोजन को और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थ को एकत्र करता है और यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। तो रक्त क्या कार्य करता है? पहले तो वो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन और भोजन जो है वो सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और फिर उन कोशिकाओं से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको इकट्ठा करता है, उनको यकृत और वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। ठीक है, रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले उत्तकों के उदाहरण हैं। इनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु उत्तक के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसा कि एपिथेलियमी उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक। ठीक है, तो कौन कौन से हमने पढ़ने हैं? पहला वाला हो गया एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। रक्त जो है वो संयोजी उत्तक का एक प्रकार है। ये भी एमसीक्यू में आपके आ सकता है कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है। 4 तरह ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए रक्त संयोजी उत्तक का उदाहरण है, और पेशी जो है वो पेशीय उत्तक का उदाहरण है। तो अब हम पहले एपिथेलियम उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे एपिथेलियम उत्तक देखिए, जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने के लिए, यहाँ पे देखिए, जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक एपिथेलियम उत्तक हैं। जो मतलब हमारी जो बाहर की परत है ना, लेयर है, जो हमारी जो स्किन है वो समझ लो, वो आपकी क्या है? एपिथेलियम उत्तक है। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। तो अंदर भी, हमारी जो बॉडी के अंदर भी बहुत सारे अंग हैं,
उनको क्या है, उनको ये ढकते हैं, उनका ये कवर की तरह काम करते हैं। और अलग अलग हमारे अंदर शारीरिक तंत्र है और उन दोनों को अलग अलग करने के लिए वो एक दीवार का काम करते हैं। ठीक है। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, नलिका अस्तर, फेफड़ों की कूपिका, वृक्क नली आदि सभी एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। तो हमारे ये सारे किससे बने होते हैं? ये एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और यह अनवरत परत का निर्माण करती हैं। यहाँ पे देखिए, इन परतों के बीच चिपकने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। जो एपिथेलियम ऊतक है, यहाँ पे ये देखिए, कोशिकाओं के बीच में बहुत कम स्थान है। स्पष्टतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता या बाहर निकलता है वह एपिथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। तो हमारे शरीर में जितना भी पदार्थ अंदर जा रहे हैं या जो बाहर निकलते हैं, वो उनको कहाँ से निकलना पड़ता है? एपिथेलियम की किसी न किसी परत से होकर निकलते हैं वो। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथेलियमी कोशिकाओं के बीच की पारगम्यता शरीर तथा बाहरी वातावरण के शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्यतः सभी एपिथेलियमियों को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। ठीक है। चित्र 6.9 6.9 कौन सा है? ये वाला चित्र 6.9 में दर्शाए अनुसार विभिन्न एपिथेलियम की संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं जो उनके कार्य पर निर्भर करती हैं। तो हर एक एपिथेलियम के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं और वो उनके कार्य करने पर निर्भर करता है कि किसका आकार कैसा है। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नलिका अस्तर या कूपिका, जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ पर चपटे एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती हैं। तो चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं कहाँ होती हैं? रक्त नलिका के अस्तर या कूपिका में। ठीक है। इनको सरल शल्की एपिथेलियम कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती हैं। आहार नली तथा मुंह का अस्तर शल्की एपिथेलियम से ढका होता है। शल्की एपिथेलियम कौन सी होती है? कहाँ पाई जाती हैं? वो आहार नली और मुंह के अस्तर में शल्की जो एपिथेलियम है वो पाए जाते हैं। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं शल्की एपिथेलियम से बनी होती हैं। जो हमारी त्वचा है वो किससे बनी होती है? शल्की एपिथेलियम से। क्या बनती है हमारी त्वचा? त्वचा की एपिथेलियम कोशिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। चूँकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इन एपिथेलियम को स्तरित शल्की एपिथेलियम भी कहते हैं ये। ठीक है। तो जो हमारी त्वचा की जो एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं वो हमारी त्वचा को कटने या फटने से बचाने के लिए बहुत सारी परतों में बनी होती हैं और इन पर ये जो परत है, जितनी भी परतें होती हैं वो एक खास पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं। इसलिए त्वचा के एपिथेलियम को हम स्तरित शल्की एपिथेलियम भी कहते हैं। जहाँ अवशोषण और स्त्राव होता है, जैसे आंत के भीतर अस्तर में, वहाँ लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद होती हैं। ये स्तंभाकार एपिथेलियम अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करती हैं। तो ये वाली जो है ये स्तंभाकार, ये कहाँ पाई जाती हैं? ये आंत के भीतरी अस्तर में पाई जाती हैं। श्वास नली में भी स्तंभाकार एपिथेलियम, ठीक है, ये श्वास नली में आंत के भीतरी अस्तर में, ठीक है, पाई जाती हैं। स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक में पक्षांभ होते हैं, छोटे छोटे से सीलिया होते हैं, बाल जैसी रचनाएं होती हैं जो क्या करती हैं? एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती हैं। ये पक्षांभ गति कर सकते हैं।
तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। इस प्रकार के एपिथेलियम को पक्षामी स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। घनाकार एपिथेलियम जो है वो कहाँ होते हैं? जो वृक्कीय नली होती है या लार ग्रंथि की नली, उसके अस्तर का निर्माण करती है। कौन? ये घनाकार एपिथेलियम वृक्कीय नली और लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करते हैं, जहाँ यह इसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्राय ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती हैं। जो एपिथेलियम उत्तक की सतह पर पदार्थों का स्त्राव कर सकती है। ठीक है। कभी कभी एपिथेलियमी उत्तक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है। मतलब जब एपिथेलियम का उत्तक का कुछ भाग जो है वो अंदर की तरफ मुड़ा होता है और उसको हम क्या, और वो एक ग्रंथि का निर्माण करता है, उसको हम बोलते हैं ग्रंथिल एपिथेलियम। ठीक है। उसके बाद आ जाता है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक में मैंने बताया था, इसका उदाहरण क्या है? रक्त। रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। इसे संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं? ठीक है। आइए अब हम इस तरह के उत्तक के बारे में विस्तृत जानकारी लें। संयोजी उत्तक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय आधात्री में धंसी होती हैं। तो ये जो होता है संयोजी उत्तक होता है, उसमें क्या होता है, जो कोशिकाएं जो होती हैं आपस में वो बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई नहीं होती, कम जुड़ी हुई होती हैं, और जो है अंतर कोशिकीय आधात्री होती है उसमें वो धंसी हुई होती हैं। यह आधात्री जेली की तरह तरल, सघन या कठोर हो सकती है। आधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी उत्तक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। जैसा जैसा कार्य होता है वैसे वैसे आधात्री की जो है वो प्रकृति जो है बदलती रहती है। रक्त की एक बूंद स्लाइड पर लें और उसमें मौजूद विभिन्न कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी में देखें। तो आपको जो है वो यहाँ देखिए, रक्त के तरल आधात्रिक भाग को प्लाज्मा कहते हैं। तो ये भी एमसीक्यू में आपके आ सकता है कि रक्त के तरल आधात्री भाग को क्या कहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं, जिसको हम आरबीसी भी बोलते हैं, मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। तो रक्त के अंदर क्या होता है? आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक और हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। तो हमारा जो रक्त का क्या काम होता है, वो जितना भी शरीर का पचा हुआ भोजन होता है, हार्मोन्स होते हैं और कुछ उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उनको जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अस्थि जो है, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, वो एक संयोजी उत्तक का उदाहरण है। संयोजी उत्तक का एक तो रक्त बताया था और दूसरा मैंने बता दिया अस्थि। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करती है। अस्थि क्या करती है? हमारी बॉडी को जो है वो शेप देती है। यह मांसपेशियों को सहारा देती है। जो हड्डियां होती हैं वो क्या करती है? मांसपेशियां जो हमारे शरीर की हैं उनको सहारा देती है। अगर अस्थि नहीं हो तो हम एक मांस के टुकड़े की तरह कभी इधर उधर गिरते रहेंगे। ठीक है। तो अस्थियां क्या करती हैं? वो हमारे शरीर, हमारे पिंजर का निर्माण करती हैं और हमें मांसपेशियों को सहारा देती हैं और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती हैं। यह उत्तक मजबूत और कठोर होता है। संयोजी उत्तक जो है वो अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों के क्या उपयोग हैं? अस्थि कोशिकाएं कठोर अधात्री में धंसी होती हैं जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती है। ठीक है। अस्थि कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो किसी कठोर अधात्री में धंसी हुई होती हैं
और वो किससे बनी होती है? जो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे स्नायु कहते हैं से जुड़ी होती हैं। तो दो दो अस्थियां जो है, जो दो हमारी हड्डियां हैं, वो आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक जिसको स्नायु बोलते हैं उससे जुड़ी होती हैं। मतलब दो हड्डियां हैं आपकी, वो किससे जुड़ी होंगी? स्नायु से जुड़ी होती हैं। और स्नायु क्या होता है? ये क्या है? एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। ये जो ऊतक है ना, ये बहुत लचीला होता है लेकिन बहुत मजबूत होता है। स्नायु में आधात्री बहुत कम होती है और अस्थियों से जोड़ती है। एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक कंडरा, तो मैंने पहले रक्त बताया, फिर अस्थि बताई, अब ये है कंडरा जिसको हम टेंडन भी बोलते हैं, जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। मतलब जो हमारी हड्डियां और हमारी मांसपेशियां आपस में किससे जुड़ी होती हैं? कंडरा के माध्यम से जुड़ी होती हैं। कंडरा जो है वो मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। फिर आ जाता है उपास्थि। उपास्थि भी जो है एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक है। तो देखिए अभी मैंने आपको कितने संयोजी ऊतक बता दिए? रक्त बताया, अस्थि बताई, अस्थि के बाद मैंने क्या बताया आपको? स्नायु, फिर कंडरा, और अब है उपास्थि। उपास्थि भी जो है एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। उपास्थि क्या काम होता है? जितने भी हमारे हड्डियों के जोड़ हैं उन जोड़ों को क्या बनाती है? चिकना बनाती है। और उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। उपास्थि कहाँ कहाँ होती है? नाक में। आप नाक की जो हड्डी होती है वो देखो कितनी लचीली होती है। इसी तरह जो कान जो है वो आपका कितना लचीला होता है ना, वो पूरी मांसपेशियां हैं, वहाँ वो किससे बना हुआ है? उपास्थि से बना होता है। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं। हम अपने कान को देखो, आप कितना मर्जी मोड़ लो, ठीक है, तो परंतु हाथ की अस्थि को नहीं, हम हाथ को जो है वो मोड़ नहीं सकते। ये दो ऊतक किस प्रकार भिन्न हैं? तो ये वो उपास्थि से बना हुआ है कान जो है, तो वो जो है हम उसको मोड़ लेते हैं क्योंकि वो बहुत लचीली होती है। एरियोलर संयोजी ऊतक त्वचा तथा मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिकाओं के चारों ओर और नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। तो ये एरियोलर संयोजी ऊतक कहाँ कहाँ पाया जाता है? इन सब में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। ठीक है, एरियोलर ऊतक जो क्या करता है? जो हमारे अंगों के बीच में जो जगह होती है उन खाली जगह को भरता है। आंतरिक भागों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। कौन? एरियोलर संयोजी ऊतक। हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होती है? वसा का संग्रह करने वाले वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक भागों के बीच में पाए जाते हैं। वसा कहाँ संग्रह होती है? वसामय ऊतकों में। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करते हैं। मतलब यहाँ से ऊष्मा जो है वो पास नहीं हो सकती। फिर आ जाता है आपका पेशीय ऊतक। ठीक है, पेशीय ऊतक क्या है? पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशीय रेशा भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पेशीय ऊतक जो है वो हमारे शरीर को गति प्रदान करते हैं। पेशियों में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है। हमारे शरीर में गति कैसे होती है कि हमारे जो शरीर में पेशीय ऊतक होते हैं और इन पेशीय ऊतक में एक प्रकार का प्रोटीन होता है और जिसको हम सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, और इसके सिकुड़ने और फैलने के कारण ही हमारी जो है वो गति संभव हो सकती है। कुछ पेशियों को हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। हाथ और पैरों में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं।
आपने देखा होगा कुछ हमारी जो है वो पेशियां ऐसी होती हैं जो हमारी मर्जी के हिसाब से चलती हैं। जैसे कि हमने हाथ को उठाना, पैर को उठाना, चलना, तो वो अपनी हमारी जब मर्जी होती है तो हम करते हैं, जब हमारी मर्जी नहीं होती तो वो कार्य नहीं करती। तो इनको हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता करने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस प्रकार की पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहा जाता है, मतलब वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, क्योंकि इनको हम अपनी मर्जी के अनुसार चला सकते हैं। अगर आप अपने हाथ को सारा दिन नहीं उठाना चाहोगे तो आप नहीं उठाओगे उसको, ठीक है। तो आपकी इच्छा पर निर्भर कर रहा है कि जब आपका मन करेगा तब आप उसको उठाओगे। तो ऐसी पेशियों को हम क्या बोलते हैं, ऐच्छिक पेशी बोलते हैं। इन पेशियों को कंकाली पेशी भी कहा जाता है। ऐच्छिक पेशी या कंकाली पेशी एक ही चीज़ है, क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं तथा शारीरिक गति में सहायक होती है। सूक्ष्मदर्शी में देखने पर ये पेशियां हल्के और गहरे रंग में एक के बाद एक रेखाओं द्वारा धारियों की तरह प्रतीत होती है। इसी कारण इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। इसे रेखी पेशी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रेखाओं की तरह या धारियों की तरह प्रतीत होती है जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभीय होती हैं, ठीक है। आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं है। कुछ हमारी गतियां ऐसी हैं शरीर के अंदर जो ऐच्छिक नहीं है। जैसे हमारे हृदय का धड़कना, वो हम चाहें या ना चाहें हमारा हृदय जो है धड़कता रहेगा। हम जो भोजन खाते हैं उस भोजन का पाचन देखो मुंह से ही शुरू हो जाता है। अगर हम चाहें या ना चाहें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप क्रिया जो है हमारे शरीर के अंदर चलती रहती है। तो ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं, पहले हमने कौन सी वाली पढ़ी थी, ये यहाँ पे, इन गतिविधियों को हम स्वयं चालित नहीं कर सकते। इन गतियों को इच्छा अनुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते। तो इन गतियों को हम क्या बोलते हैं, अनैच्छिक गतियाँ, ठीक, पेशियाँ। अनैच्छिक पेशियाँ मतलब इसको हम अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। ये जो है अपने आप हमारे शरीर में गतियाँ जो हैं होती रहती हैं। तो इनको हम संचालित नहीं कर सकते और अपनी इच्छा अनुसार शुरू या बंद नहीं कर सकते। चिकनी पेशियाँ अथवा अनैच्छिक पेशियाँ इनकी गति को नियंत्रित करती हैं। ये आँख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में भी पाया जाता है। कोशिकाएं लंबी और इनका आखिरी सिरा नुकीला तर्करूपी होता है। यह एक केंद्रकीय होती हैं और इनको आरेखित पेशी भी कहा जाता है, ठीक है। इनको हम क्योंकि ये इनका एक सिरा जो है वो नुकीला होता है और ये एक केंद्रकीय होती हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, आरेखित पेशी। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक या हृदय पेशी कहा जाता है। जो हमारा हार्ट है, जो हृदय है, उसकी पेशियां जो हैं वो पूरे एक लयबद्ध होके वो क्या करती हैं, प्रसार करती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं। वो सारी ज़िंदगी जो है बड़े सिस्टम से जो है वो काम करती रहती हैं। तो ये कौन सी है, अनैच्छिक। हम चाहें या ना चाहें वो अपना काम जो है करती रहती हैं। तो ये अनैच्छिक पेशियां हैं। इनको हम कार्डियक या हृदय पेशी भी कहते हैं। हृदय की पेशी कोशिकाएं कैसी होती हैं, बेलनाकार, शाखाओं वाली और एक केंद्रकीय होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये चित्र में भी समझाया हुआ है। यहाँ पे देखो ये केंद्रक हैं इनके और ये धारियाँ हैं। यह तर्करूपी है, तर्कु से बने हुए हैं, तो तर्करूपी संरचना, इसलिए इसको तर्करूपी पेशी बोल देते हैं। और ये वाली है कार्डियक पेशी, ये ठीक है धारियों में होती हैं और इसको हम क्या बोल देते हैं, कार्डियक या हृदय पेशी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक में देखिए सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यद्यपि
तंत्रिका उत्तक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। हमारी जो तंत्रिका कोशिका होती है उसमें क्या होता है, वो बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाती है और वो उस उत्तेजना को पूरे शरीर में जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत जल्दी पहुंचा देती है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिका सभी तंत्रिका उत्तकों की बनी होती है। हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, मेरुरज्जु है और जो तंत्रिकाएं हैं वो किससे बनी होती हैं? तंत्रिका उत्तक से बनी होती हैं। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है, तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं, ये आपने याद कर लेना है। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होते हैं। न्यूरॉन में क्या क्या होता है? कोशिकाएं होती हैं, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, जिसको हम साइटोप्लाज्म भी कहते होते हैं। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे न्यूरॉन में जो कोशिकाएं होती हैं, इसमें ये देखो केंद्रक है और यहाँ पे ये कोशिका काय भी दिया हुआ है। ठीक है, यह कोशिका द्रव्य होता है और इसमें ये देखिए शाखाएं भी निकली हुई हैं, लंबी पतली शाखाएं निकली हुई हैं। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक न्यूरॉन में एक तरह का लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी उत्तक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने बता दी, यहाँ केंद्रक है, ये डेंड्राइट है, ये कोशिका काय है और ये जो है तंत्रिकाक्ष है और यहाँ पे ये द्रुमिका है और ये एक सिरे के साथ दूसरा सिरा आके जुड़ जाता है और एक लंबी सी चेन जो है वो बन जाती है। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। ये आपको याद करना है। तंत्रिका स्पंदन किसको कहते हैं? तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना। तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छानुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशीय उत्तकों का कार्यात्मक संयोजन प्राय सभी जीवों में मौलिक है। ठीक है, तंत्रिका का जो स्पंदन है वो हमारी पेशियों को गति करने में, हमारी इच्छा अनुसार गति करने में सहायता करता है। यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को गति प्रदान करता है। ठीक है, जितनी उत्तेजना होती है उसके अनुसार ही वो जंतुओं को गति प्रदान करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा लेसन जो है वो समझ लिया अच्छी तरह से। और यहाँ पे आपने ये जो है बाद में आपने क्या सीखा इसको भी आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे। आशा है आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बाकी अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जितने भी नए वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। थैंक यू बेटा।